दोस्तों नमस्कार। राजनीति की बिसात ना तो हिंदी मुहावरों के आश्रय चलती है और ना ही किताबों में लिखे हुए शब्दों के आश्रय। इस बिसात को अगर सफलता मिल जाए तो राजनीतिक तौर पर सारी परिभाषाएं एक झटके में बदल दी जाती है। हम जिक्र दरअसल गुजरात का कर रहे हैं। 20 बरस पहले गुजरात में जो हुआ और 20 बरस बाद इस देश के गृह मंत्री ने छाती तान कर चुनाव प्रचार के वक्त जब 2002 का जिक्र इस अंदेशे के साथ किया कि याद कर लीजिए उसे, भूलिए मत उसे, उस समय हमने जो पाठ पढ़ाया था, उसी के बाद गुजरात में कभी कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी के बाद गुजरात में अस्थायी शांति आ गई। यह 2002 के दंगों का जिक्र है और उन दंगों के दौर में जो कुछ हुआ, राजनीतिक तौर पर भारत की सियासत बदल सी गई। भारत के भीतर राजनीतिक प्रयोग करने में माहिर आरएसएस की दिशा भी बदल गई और दुनिया भर के भीतर भारत को लेकर जो सवाल लगातार महात्मा गांधी की जमीन को लेकर गूंजते थे, उसकी परिभाषा भी एक झटके में बदलती हुई दिखाई देने लगी। दुनिया के ताकतवर देशों ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री को वीजा देना पसंद नहीं किया, लेकिन 20 बरस के बाद गुजरात के ही चुनाव को लेकर अगर गृह मंत्री जिक्र कर रहे हैं और उस दौर को याद कर रहे हैं, तो वक्त की सुई जो है 2002 के दायरे में गुजरात को क्या दोबारा देखना चाहती है या उस खौफ को पैदा करना चाहती है? यह सवाल आज बहुत जरूरी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में गुजरात की राजनीतिक पूंजी और गुजरात की अर्थव्यवस्था बड़ी विकसित हुई है। सरपट दौड़ती सड़कें और उद्योग धंधों के बीच समाये हुए रईसों की तादाद बढ़ी भी है, लेकिन गुजरात के भीतर का सच यह है कि 50% गुजरातियों की माली हालत 2 जून की रोटी के लिए अभी भी कहीं ना कहीं भटकते हुए है। यानी उनके पास कोई ऐसी आस नहीं है कि 2 जून की रोटी उन्हें मिल ही जाएगी। यानी गरीबी और मुफलिसी के भीतर गुजरात सरकार के ही आंकड़े क्या कहते हैं, यह भी एक सच है। और वोट में तो सबका अधिकार बराबर होता है। रईस 4 वोट तो दे नहीं सकता है और गरीब 1 वोट से काम चलाएगा नहीं। सबके वोट बराबर, तो उस 50% के भीतर कौन सा मंत्र गूंजे और कौन सा राजनीतिक प्रयोग गूंजे। आज इस कच्चे चिट्ठे पर आए उससे पहले एक घटना हमें लगता है कि आपको आज बतानी चाहिए। 28 फरवरी 2002 बजट का दिन था और 26 तारीख को गोधरा की घटना हो गई थी। हम उस वक्त आज तक का दफ्तर झंडेवालान में हुआ करता था और हम वहां से बजट के दिन निकलकर पहुंच गए आरएसएस के हेडक्वार्टर में, जो झंडेवालान में ही है। उस वक्त संघ के सरसंघ चालक कुप से सदर्शन हुआ करते थे और उस वक्त प्रवक्ता रखने की परंपरा भी शुरू हुई थी। एमजी वैद्य, जिनके बेटे मनमोहन वैद्य अभी आरएसएस में है, उस वक्त एमजी वैद्य प्रवक्ता के तौर पर थे। अब तो उनका निधन हो गया और कुप से सुदर्शन भी नहीं रहे, लेकिन उस वक्त जब हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हमसे पूछा, गुजरात की क्या खबर है। गुजरात की खबर का मतलब था कि दरअसल गोधरा के बाद कैसी क्रिया कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा, जब एक क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। और उसके बाद गुजरात में जो कुछ हुआ और आरएसएस की आंखों के तारे, राजनीतिक प्रयोग, वह भी दंगों के आश्रय या असामाजिक तत्व, जिसका जिक्र अब गृह मंत्री कर रहे हैं, उस वक्त दंगाई कहते थे, इस वक्त असामाजिक तत्व कह रहे हैं। यह अंतर जरूर आया, लेकिन उस वक्त दंगा शब्द के साथ मारे गए लोगों की कतार थी और दुनिया के तमाम मीडिया के भीतर वहां पर मैसेकर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बहरहाल उस वक्त आरएसएस क्रिया की प्रतिक्रिया खोज रही थी और एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार की गई हमारी आंखों के सामने। एमजी वैद्य ने वो प्रेस विज्ञप्ति दी, हमने टेलीफोन लगाया आज तक के दफ्तर में और उसके बाद बजट के दिन ही बजट की खबर गिर चुकी थी और 2 बजते बजते देश के तमाम न्यूज चैनलों में सिर्फ एक ही खबर रेंग रही थी कि किस इलाके में क्या हो रहा है और उस घटना को लेकर गोधरा के बाद किस तरीके से वहां की शासन व्यवस्था क्या सोच रही है। और शायद जो सोच रही थी उसी के उलट उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गांधीनगर जाना पड़ा और राजधर्म का जिक्र करना पड़ा। आज इस घटना का जिक्र इसलिए क्योंकि 20 बरस बाद भी गुजरात कितना विकसित हुआ,
गुजरात के लोगों की स्थिति कितनी बेहतरीन हो गई और गुजरात के लोग बतौर वोटर बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर हर चुनाव के वक्त 2002 की आहट क्यों सुनाई देती है। और उस आहट को सुनाने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं, बीजेपी ही खुद क्यों होती है। तो काठ की हांडी है ये, हर बार चढ़ेगी, बार बार चढ़ेगी, क्योंकि उसके आगे का राजनीतिक रास्ता संघ खोज नहीं सका, बीजेपी जीत के लिए खोज नहीं पाई। और हिंदुत्व के इस मॉडल में वाइब्रेंट गुजरात भी दफन है और गुजरात मॉडल की विकास धारा भी दफन है। इंडस्ट्रियों के भीतर की तादाद भी दफन है। और संयोग से आज जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, संकल्प यानी पूरा करेंगे, लेकिन बीते 5 बरस में गुजरात के भीतर क्या हुआ, आज इसका कच्चा चिट्ठा भी जरा जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए, सुनते रहिए सिर्फ, क्योंकि आंकड़े एक एक चीजों को बतलाना शुरू करेंगे। लेकिन 2002 के पहले के चुनाव में और 2002 के चुनाव में अंतर क्या था। आंकड़ों के लिहाज से लगभग 5% वोट बीजेपी के बढ़ गए थे, लगभग 15 सीटें बीजेपी की बढ़ गई थी, यानी 112 से 127 पर आ गए थे। और दूसरी तरफ 44% वोट से 50% तक की स्थिति में बीजेपी 2002 में आ गई थी। कांग्रेस का क्या हुआ था, कांग्रेस की 2 सीटें कम हुई थी, बहुत नाजुक स्थिति थी, 53 सीट, और उसके बाद 2002 में 51 सीट। उसके वोट परसेंटेज 40% के नीचे चले गए, 39% पर आ गए। तो लोगों का समूह और वोटरों का ध्रुवीकरण क्या मायने रखता है, ये वोट के परसेंटेज से समझिए। और इसके साथ ही जिन इलाकों में दंगों ने अपनी गिरफ्त में लिया, वह पूरे के पूरे इलाके एक झटके में बीजेपी की झोली में चले गए और 182 में से 127 सीट बीजेपी जीत गई। जहां पर असर नहीं था वो कच्छ और सौराष्ट्र का इलाका था, और वहां आज भी बीजेपी को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इस दायरे के भीतर में अब उसमें अगर किसान भी जुड़ जाए, अब उसके भीतर दलित भी जुड़ जाए, उसके भीतर वह खामोश मुसलमान भी जुड़ जाए जो जानता है एक शब्द उसने बोले नहीं कि एक झटके में हिंदू ध्रुवीकरण इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के भाषणों का पाठ यही रहा कि जब तक हम हैं तभी तक आप सुरक्षित हैं, जिसका जिक्र आजकल शंकर सिंह वघेला करते हैं बार बार अपने इंटरव्यू में। क्या ऐसे भाषण दिए जा सकते थे? वघेला साहब भी एक वक्त आरएसएस में थे, बीजेपी में थे, लेकिन 2002 में वो कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे और जीत के बदले और बुरी हार मिली थी 2002 में। राजनीतिक तौर पर भारत की राजनीति में गुजरात के इस प्रयोगशाला की काट कोई खोज नहीं पाया और यही धीरे धीरे उग्र हिंदुत्व के आसरे राजनीति को अपने दायरे में समेटते हुए जीत का परचम लहराने लगा। भारत की राजनीति लगातार जब भी कुछ विकल्प खोजना चाहती है, झटके में यही प्रयोग सामने आकर खड़ा हो जाता है और चुनाव की अवधि 35 से 45 दिनों की होती है और उसके बाद 5 साल तक बड़ी खामोशी से सत्ता चलती है। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के लिए इन 35 दिनों के भीतर जो भी बिसात बिछाई जाती है वह घाव को और हरा करती है, मलहम कतई नहीं लगाती है। मौजूदा वक्त में आप उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए, आप देखेंगे वहां योगी आदित्यनाथ की सत्ता बड़ी शांति से चल रही है। लेकिन एक झटके में याद कीजिए, जब चुनाव हो रहे थे तब 80-20 और क्या क्या किस किस रूप में खेला जा रहा था, वो शमशान घाट का जिक्र हो या कुछ भी जिक्र हो। यानी चुनाव के वक्त किस बिसात को किस तरीके से बिछाना है, अगर देश के गृह मंत्री अगर उस दिशा में चले गए तो 2-3 मतलब बहुत साफ हैं। गुजरात के अंदर की परिस्थिति, जो वोटरों की तादाद घनत्व तौर पर है और जो गरीबी और मुफलिसी में है, उनके भीतर का सवाल यह है कि दरअसल इस बार विकल्प तो नहीं चाहिए, और विकल्प चाहिए तो फिर हम नहीं रहेंगे तो तुम कैसे रहोगे। कुछ ये अंदाज है इस बात का कि उस वक्त हमने खौफ कैसा पैदा किया था और उसकी गूंज 20 बरस तक कैसे रही। देश के गृह मंत्री अमित शाह दंगों को याद करते हैं राजनीति में और चुनाव आयोग खामोश रहता है, सुप्रीम कोर्ट चुप्पी थाम लेता है, देश के राष्ट्रपति कुछ नहीं कहते हैं। तो आइए जरा इस परिस्थिति के भीतर उस कच्चे चिट्ठे को परखने की कोशिश करें, क्योंकि हर किसी को पता है कि गुजरात के भीतर ऊना की घटना, दलितों को लेकर मान लीजिए, मुस्लिमों की परिस्थिति 2002 को लेकर,
और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर इसकी काट के तौर पर केजरीवाल इसलिए उभर कर आए, उन्होंने एक शब्द मुफ्त का जिक्र कर दिया और कहा कि मुफ्त के दायरे में हिंदू भी और मुसलमान भी, हम ना बिल्किस बानो में फंसेंगे और ना ही हम किसी ऐसी घटना में फंसेंगे, हम तो फ्री का जिक्र करेंगे और हिंदू को भी फ्री चाहिए, मुसलमान को भी फ्री चाहिए, क्योंकि गरीबों की तादाद का मतलब क्या है जरा पहले यह समझ लीजिए। गुजरात के भीतर 7,97,000 परिवार यानी कुल 36,61,000 जनसंख्या जो है वह अंत्योदय के दायरे में आती है और लगभग 62,45,000 प्रायोरिटी जो है ये आते हैं, परिवार जो हैं ये प्रायोरिटी हाउसहोल्ड फैमिली के तौर पर हैं, यानी लगभग 2,70,00,000 लोग इस दायरे में आते हैं जिन्हें 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाता है। और अब तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत के दायरे में भी आ गए और अंत्योदय के तहत 35 किलो अनाज हर परिवार को दिया जाता है। यानी गुजरात की इकोनॉमी देखिए, भारत की जीडीपी में गुजरात का योगदान 8.36%, भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट में गुजरात का योगदान 17.44%, वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन 7.7%, वहां की एक्सपोर्ट का भागीदारी समूचे भारत के भीतर लगभग 20-21%, जो कॉटन का उत्पादन होता है 24% वहीं पर होता है। पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में वो 1,00,000 रुपए आगे है, यानी गुजरात के भीतर पूंजी समाई हुई है और वहां पर रईसी पर कैपिटा इनकम के जरिए देखिएगा तो प्रति व्यक्ति आय 2,14,000 होनी चाहिए। लेकिन क्या ये जो अंत्योदय के दायरे में है, जो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड फैमिलीज हैं, क्या वो वाकई 2,14,000 के दायरे में आते हैं? नहीं आते हैं। यानी कुछ पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, ये कैटेगरी अलग है, गरीबों की तादाद अलग है और इसी दायरे में जो पूरा वोट बैंक है उसके सामने उसको फ्री चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए और किसी को खौफ नहीं चाहिए, किसी को डर नहीं चाहिए। इन परिस्थितियों के बीच से गुजरात इस चुनाव में गुजर रहा है। तो जो सपने दिखाए जाते हैं, जो उम्मीद जगाई जाती है प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के जरिए, दोनों गुजरात से आते हैं और इसका ठप्पा सिर्फ भारत के भीतर नहीं दुनिया भर में गूंजता है, क्योंकि दो गुजराती हैं जो कि मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की सत्ता को बदल देते हैं, एक झटके में शिवसेना को खत्म कर देते हैं। इनकी अपने तरीके से इनकी जो वेलफेयर स्कीम चलती है, बिहार जाके ये बोली लगाते हैं, 50,000, 1,00,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, इस तरह की बोली लगती है और इस देश के भीतर में हर चीज का मोनेटाइजेशन यानी हर की कीमत लगाने की स्थिति में इस मॉडल को खड़ा किया जाता है। लेकिन गुजरात के भीतर का मॉडल क्या कहता है? गुजरात के भीतर का मॉडल डर से क्यों कांपने लगता है? खौफ अगर सत्ता पैदा करने लगे तो उसके भीतर सिहरन क्यों आ जाती है? ऐसी ऐसी विभत्स घटनाओं का जिक्र तमाम रिपोर्टों में हुआ है कि अगर उस दौर को अभी याद करें तो लगता है कि दरअसल वो वक्त क्या पाषाण काल के दौर में था, जब गवर्नेंस गायब थी, या इन परिस्थितियों को लेकर जो आवाज क्रिया की प्रतिक्रिया आरएसएस खोज रही थी, या फिर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस भी नहीं इस बात को भेद पाई कि उसको बतौर नागरिक इस देश में कैसे काम करना है और रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, वह भी उसी हिंदुत्व के दायरे में, और खुद को मुस्लिम तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाने की आस में ही भटकती चली गई और इस देश की राजनीति का बंटाधार उसके बाद से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि इसकी काट किसी के पास नहीं है। वह उग्र हिंदुत्व जो है वो राहत देता है, उग्र हिंदुत्व डराने की परिस्थितियों को पैदा करता है। आप जिस भी खांचे में खड़े हो जाइए, लेकिन इस देश के भीतर में 80% तो हिंदू ही है ना। उन हिंदुओं के भीतर के उस सांस्कृतिक पहलुओं को समझने की कोशिश और उसको राजनीतिक तौर पर परोसने की कोशिश क्या इस देश में हुई? नहीं हुई है। और जब गुजरात के भीतर जाते हैं तो हमें लगता है कि जरा आज जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था तो उसमें बताया गया 5 साल में हम 20 लाख नौकरी देंगे, यानी प्रतिदिन 1,095 नौकरी। उससे हटकर लाइन खींची गई कि हम महिलाओं को 5 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, यानी प्रतिदिन 273 नौकरी। सिंचाई की योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल भी खोलेंगे, कॉमन सिविल कोड की जो कमेटी सिफारिश करेगी उसे भी लागू करेंगे, श्रमिकों के लिए क्रेडिट कार्ड देंगे, 2 लाख तक लोन दे सकते हैं, तमाम कच्चे चिट्ठे रखे गए। लेकिन इससे पहले भी तो मैनिफेस्टो आया था,
इससे पहले भी तो संकल्प लिए गए थे, उनकी क्या स्थिति है, जरा आज इसे समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात के भीतर जो पिछला चुनाव था, यानी 2017 के चुनाव थे, उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, इसको परखने के लिए हम राशन दुकान से शुरुआत करते हैं। उस समय 17,250 राशन दुकानें हुआ करती थी। आज की तारीख में 17,028 दुकानें, यानी 222 दुकान कम हो गई। गवर्नमेंट द्वारा खोले गए आईटीआई, जिसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई देती है, प्रधानमंत्री ने बहुत लाल किले के प्राचीर से जिक्र किया था कि आईटीआई की डिग्री लेकर कोई भी हुनरमंद हो सकता है। तो जब उसकी जानकारी गुजरात को लेकर पता की तो 2017 में आईटीआई के जो केंद्र थे उनकी संख्या 285 थी। आज की तारीख में वो 288 है, सिर्फ 3 बढ़े हैं। यह है गुजरात के भीतर के उस और अब की परिस्थिति के भीतर आना। जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उस समय 5 बरस पहले उनकी तादाद 11,478 थी। आज की तारीख में ये 12,709 है, यानी 5 बरस में सिर्फ 1200 स्कूल ये खोल पाए, 5 बरस में। और टीचर्स भी सिर्फ 4,000 टीचर्स बढ़े हैं, क्योंकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो टीचर्स की संख्या 2017 में 85,856 थी, आज की तारीख में वो 89,692 है। सिर्फ 4,050 की वृद्धि हुई। हायर एजुकेशन में अगर आप आइएगा तो उस समय इंस्टीट्यूशंस में और आज के इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ 581 नए इंस्टीट्यूशंस खुल पाए हैं, हर कैटेगरी के दायरे में। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देश के दूसरे राज्यों की एवरेज में ये 50% से भी नीचे हैं, इसलिए ये बताने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशन उस वक्त 11,478 थे, आज 12,709 है। टीचर उस समय 85,586 थे, आज 89,692 है। ये सारी चीज बताते हुए टीचर्स अगर हायर एजुकेशन में आइएगा तो 51,433 से बढ़कर ये 60,000, यानी हायर एजुकेशन में भी टीचरों की भर्ती सिर्फ 5 साल में 9,500 ही हो पाई है। हेल्थ सेंटर का जिक्र भी यहां करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित दिखाई देते हैं दिल्ली से। लेकिन गुजरात के भीतर में 2017 में 1,393 प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, उसमें सिर्फ 5 साल में 84 हेल्थ सेंटर और जुड़े और मौजूदा संख्या 1,477 की है। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो कम हो गए, यानी 2017 में वो 364 थे, आज की तारीख में 348 हैं। हर चीज में अगर आप चलते चले जाइएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। जिस सड़क निर्माण का जिक्र होता है गुजरात के भीतर, आपको जानकर हैरत होगी कि ग्रामीण यानी जो रूरल रोड है उसमें सिर्फ 288 किलोमीटर की ही बढ़ोतरी 5 साल में हुई। डिस्ट्रिक्ट रोड में 489 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन स्टेट हाईवे में कम हो गई। स्टेट हाईवे में कुछ डिस्ट्रिक्ट रोड से जोड़ दिया गया तो उसमें लगभग 700 किलोमीटर की कमी आ गई। नेशनल हाईवे 5 साल में 447 किलोमीटर जरूर बढ़ा है। और पूरे राज्य के भीतर में जो सड़क निर्माण हुआ है 5 साल में, सिर्फ 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी उसमें हुई है। उस समय 80,768 किलोमीटर सड़क थी, अब 81,305 किलोमीटर है। और आखिरी बात, जो कामगार हैं, क्रेडिट लोन देने को तैयार है सरकार, लेकिन उसके भीतर का सच क्या है? फैक्ट्री जो है 31,000 से 36,000 पहुंची, 5,000 की बढ़ोतरी हुई। कामगार जो 16,65,000 काम करते थे वह बढ़कर 18,97,000 हुए, यानी 2 लाख ही बढ़ोतरी हो पाई कामगारों में 5 साल में। और अभी जिक्र हो रहा है 20 लाख बढ़ा देंगे। यानी जो पूरा मॉडल है अगर वह फेल हो चला है और बोलते चले जा रहे हैं तो चुनाव के भी वह मुक्त भोगी समाज जो है, जो इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है कि ऐलान तो हो रहे थे, बजट भी हर बरस जारी हो रहा था, जिक्र भी बड़े बड़े हो रहे थे, मुख्यमंत्री राज्य के प्रधानमंत्री बन गए और गुजरात उनकी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब कुछ रही, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे उम्मीद और आस को पाले? तो एक झटके में 2002 की याद हर किसी को आ गई, क्योंकि 2002 के बाद बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे चलता चला गया, जो 99 तक आ चला है। उस औसत में जाइएगा तो इस बार 80 से ज्यादा सीट आ पानी बीजेपी की फितरत नहीं, और 80 में सरकार बनती नहीं है। हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं कि एक झटके में
अगर उस दौर को याद करके उस गरीब समाज को, वो ऐसे समाज को जिसको सुरक्षा राज्य ही दे सकती है, और अगर पुलिस हरकत में आ जाए तो क्या होगा। तो गवर्नेंस का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों होता है, और अगर राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय हो चली, जो मैसेज निकल कर आया इस भाषण के बाद, तो गुजरात के चुनाव में कौन हरा सकता है बीजेपी को, और कैसे हारेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये तो कोई भी पूछ सकता है। हाँ, उतनी सीटें नहीं आएंगी जितने के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इतनी सीटें आ जाएंगी कि वो सत्ता बना ले। लेकिन इस दौर में जनता को अगर इस बात का एहसास हो चला है कि दरअसल स्थिति बदलनी चाहिए, और शायद ये मैसेज बीजेपी के भीतर आ चुका है, तो अभी अगले 5 दिनों में और कुछ परतें खुलेंगी। क्योंकि पहले फेज के चुनाव के बाद दूसरा फेज 5 तारीख को है, या 1 को है और 5 को है, उस बीच में एक वक्त है। यानी कैसे कैसे जिस दिन वोट डाले जा रहे होंगे 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को जहां पर वोट डालेंगे, उस दिन रैलियां उन जगहों पर हो रही होगी, और वहां के मैसेजेस जो होंगे वो टेलीविजन स्क्रीन और अखबारों पर रेंग रहे होंगे, और हर कोई चाहेगा कि दरअसल उन यादों को तरोताजा किया जाए, उन जख्मों को उभारा जाए। और यही सियासत और एक ऐसी बिसात है जिसकी काट भारत की राजनीति के सामने होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन मायूसी आपको मिलेगी, खामोशी आपको मिलेगी, और इन सब के बीच चुनाव सामने है। देश के गृह मंत्री गुजरात में, प्रधानमंत्री गुजरात में, और इन सब के बीच जनता क्या याद करे, किस चीज को लेकर रोना रोए या ठहाके लगाए। ये चुनाव है, यही मान लें काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।